फ्रेंड्स, भारत के अंदर काफ़ी सारी दिग्गज ऑटो कंपनियां हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी हो गया, इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, टाटा मोटर हो गया। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि अभी थोड़े दिन पहले ही राकेश झुनझुनवाला सर ने टाटा मोटर के 4 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर खरीदे। तो मैं यहाँ ये सोच रहा था कि राकेश झुनझुनवाला सर ने मारुति सुजुकी के शेयर क्यों नहीं खरीदे, महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर क्यों नहीं खरीदे और टाटा मोटर के ही शेयर क्यों खरीदे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी भारत के अंदर ऑटो कंपनियों की बात करें तो सबसे बड़ी पैसेंजर कार विक्रेता अगर कंपनी की बात करें तो मारुति सुजुकी है, क्योंकि भारत के अंदर 100 कार बिकती है ना, तो उसमें से 50 तो अकेली मारुति सुजुकी ही बेच देती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स अभी ट्रैक्टर की बिक्री भारत के अंदर बहुत ही अच्छी चल रही है और कॉमर्शियल व्हीकल्स की भी बिक्री काफ़ी अच्छी चल रही है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर भी बेचता है, कॉमर्शियल व्हीकल्स भी बेचता है और पैसेंजर कार भी बेचता है। तो इनको भी क्यों नहीं खरीदा और टाटा मोटर को ही क्यों खरीदा। तो इसी बात को जानने के लिए मैं टाटा मोटर का एनालिसिस कर रहा था। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 बातें जानने को मिली, जिसमें सबसे पहला है JLR ने जो अगले आने वाले FY24 और FY26 के लिए जो गाइडेंस दिए है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स JLR अकेला ही इस शेयर को 5 गुना कर सकता है अगले आने वाले दिनों में। और इसके अलावा फ्रेंड्स भारत के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि FY20 से FY25 तक कॉमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री 18 से 20% के CAGR से बढ़ने वाले। तो भारत के अंदर टाटा मोटर सबसे बड़ा कॉमर्शियल व्हीकल का विक्रेता है। और तीसरी बात फ्रेंड्स, अभी टाटा मोटर की पैसेंजर कार की सेल्स 8 साल के रिकॉर्ड स्तर पर चल रहे। तो इन सभी को कैलकुलेट करके मैंने इसके टारगेट निकालने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स ये शेयर अगले आने वाले दिनों में 6 से 7 गुना तो आराम से होने वाला है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऐसी अगले आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट होने वाले होते हैं, नॉर्मली ये हमारे रिटेल इन्वेस्टर भाई जो नए नए होते हैं उसको पता नहीं होता और इसका लाभ वो नहीं उठा पाते। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ पर टाटा मोटर में ऐसा क्या खास होने वाला है और उसका कैसे हम फायदा उठा पाए। तो फ्रेंड्स ओवरऑल सबसे पहले टाटा मोटर की बात करें तो अभी इसकी 1 साल की रेवेन्यू है 2.5 लाख करोड़, ठीक है। तो फ्रेंड्स मारुति सुजुकी की 1 साल की रेवेन्यू 70,000 करोड़ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की 74,000 करोड़ है और इसके अलावा अशोक लेलैंड की 20,000 करोड़ के आसपास है। हीरो मोटर कॉरपोरेशन और बजाज फाइनेंस, इन 5 दिग्गज कंपनियों को मिला देना तब भी टाटा मोटर जितनी रेवेन्यू नहीं होती, यानी कि टाटा मोटर इतना बड़ा प्लेयर है और TCS की भी इतनी अभी रेवेन्यू नहीं है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स 2.5 लाख करोड़ की रेवेन्यू आप यहाँ देख सकते हो कहाँ कहाँ से आती है। तो नॉर्थ अमेरिका से 46,000 करोड़ से ज़्यादा की रेवेन्यू आती है और इसके अलावा UK से 37,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू आती है, इंडिया से 50,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू आती है, यूरोप से 34,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू आती है और चाइना से 44,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू आती है। और फ्रेंड्स इतनी बड़ी रेवेन्यू साइज होने का कारण तो आप सभी को पता है कि जैगुआर लैंड रोवर है, जिसको टाटा मोटर ने 2008 में खरीदा था। और फ्रेंड्स जैगुआर लैंड रोवर एक लग्जरियस कार मैन्युफैक्चरर, यानी कि फ्रेंड्स ये 60 लाख से लगाकर 1 करोड़ तक की कीमत वाली कारें बनाती है और 80% टाटा मोटर की रेवेन्यू यहाँ से आती है, यानी कि लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास की रेवेन्यू तो सिर्फ जैगुआर ही इसको जनरेट करके देता है। और बाकी की 50,000 करोड़ की रेवेन्यू की बात करें तो टाटा मोटर का स्टैंड अलोन बिजनेस कमाता है, यानी कि जो भारत के अंदर टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री करता है और इसके अलावा पैसेंजर कार को बेचता है। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टाटा मोटर की साइज़ क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने देखा कि मारुति, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, हीरो मोटर और बजाज इन सभी को मिला दे तब एक टाटा मोटर बनते है। इतनी बड़ी साइज़ की टाटा मोटर कंपनी है। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे ऐसा क्या दिखा कि इस शेयर में मुझे 6-7 गुना होने की कैपेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम JLR का आउटलुक देखते हैं, क्योंकि 80% से ज़्यादा रेवेन्यू इसकी यहाँ से ही आती है और पूरे बाजार की नज़र यहाँ पर है। और JLR ने आउटलुक भी इतना ज़बरदस्त दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स JLR का ऐसा कहना है कि FY22 में उसकी रेवेन्यू
FY21 जैसी ही रहेगी JLR की, यानी कि 2 लाख करोड़ के आसपास रहेगी। और FY24 में इंक्रीज होगी और FY26 में 30 बिलियन पाउंड यानी कि 3 लाख करोड़ तक इसकी रेवेन्यू जाने का JLR अनुमान लगा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पर अब हम आते हैं ईबिट मार्जिन। तो फ्रेंड्स JLR का ऐसा मानना है कि इस साल 4% के आसपास का ईबिट मार्जिन रहेगा और FY24 में 7% और FY26 में 10%। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रेवेन्यू तो 50% ही बढ़ेगी FY22 से FY26 तक, मगर ईबिट मार्जिन 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगी। और फ्रेंड्स ईबिट मार्जिन क्या होता है, तो ये एक ऐसा प्रॉफिट होता है जहाँ पर अभी ब्याज का खर्च और टैक्स निकालना बाकी होता है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स आपने यहाँ गाइडेंस देख लिया। अब बात करते हैं उसका प्रॉफिट और शेयर के प्राइस पर क्या इफेक्ट होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, JLR ने ऐसा कहा कि FY22 में उसकी 2 लाख करोड़ के आसपास की रेवेन्यू रहेगी और 80,000 करोड़ मैंने टाटा मोटर की स्टैंड अलोन रेवेन्यू जोड़ दी, तो 2,80,000 करोड़ की इस साल जो भी साल चल रहा है वहाँ पर इसकी रेवेन्यू रह सकती है। और FY24 में 3.5 लाख करोड़ के आसपास जा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 2.5 लाख करोड़ की रेवेन्यू JLR की हो जाएगी और 1 लाख करोड़ के आसपास की रेवेन्यू टाटा मोटर की FY24 तक हो ही जानी चाहिए। और FY26 में दोनों की कुल मिलाकर 4,25,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू हो जाएगी। और JLR ने जैसा बताया कि इस साल 4% के आसपास का उसका एबिट मार्जिन रहने वाला है। और फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर ऐसा मानना था कि टाटा मोटर का इस बार अच्छा मार्जिन रहेगा, तो दोनों को मिलाकर 5% के आसपास ईबिट मार्जिन रहेगा और अगले साल दोनों का 7% ही रहेगा। तो उस लिहाज से देखें तो फ्रेंड्स 24,500 करोड़ था FY24 में ईबिटा लेवल पर प्रॉफिट आ सकते हैं और FY26 में 42,500 करोड़ का ईबिटा लेवल पर प्रॉफिट आ सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें से अगर हम ब्याज खर्च और टैक्स निकाल दें तो टाटा मोटर का प्रॉफिट FY24 में 14,000 करोड़ तक जाने का मुझे अनुमान है और FY26 में 28,800 करोड़ तक जाने का अनुमान है। तो अब इसका वैल्यूएशन निकालते हैं, यानी कि 14,000 करोड़ के प्रॉफिट पर शेयर कहाँ तक जा सकता है और 28,800 करोड़ के प्रॉफिट पर शेयर का प्राइस क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स अभी मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां 35 से भी ज़्यादा के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रही है, मगर फ्रेंड्स मैंने सिर्फ टाटा मोटर को 25 का ही पी दी, यानी कि जितना प्रॉफिट है उससे 25 गुना कंपनी का प्राइस होगा। तो 3.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप 2024 में निकल कर आते हैं और अभी 1 लाख करोड़ के आसपास है, यानी कि फ्रेंड्स ये शेयर 3.5 गुना यहाँ से भी हो सकता है FY24 तक। और FY26 में इसका प्रॉफिट 28,800 करोड़ तक जा सकता है और वहाँ पर 7,20,000 करोड़ तक का इसका मार्केट कैप हो सकता है, यानी कि फ्रेंड्स अभी जहाँ पर शेयर ट्रेड कर रहा है वहाँ से 7 गुना यह शेयर होने का पोटेंशियल रखता है और मेरा ऐसा दृढ़ मानना है कि यह होने ही वाला है। और फ्रेंड इसी वजह से आप लोगों ने भी देखा कि 2 दिन पहले ही यहाँ पर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ आई थी और शेयर में गिरावट देखने को मिल रही थी। फिर भी यहाँ पर जो भारत के दिग्गज एनालिसिस्ट होते हैं उसने 400 रुपये तक के टारगेट बताए थे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म में तो थोड़ी दिक्कत है, मगर अगले आने वाले दिनों में इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि ये पिछले 3 साल से बिजनेस को रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और उसका फल अब अगले आने वाले सालों में मिलने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं एक खास बात आपको JLR की बता दूं कि JLR ने ऐसा लक्ष्य रखा है कि जो उसकी रेवेन्यू 2026 तक 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने का अनुमान है, उसमें से 20% रेवेन्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल से आएगी, ऐसा वो अनुमान लग रहा है। यानी कि 60,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू टाटा मोटर की इलेक्ट्रिक व्हीकल से आने वाले। और भारत के अंदर भी ऐसा अगर होता है तो भारत से भी फ्रेंड्स लगभग 25,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल से आने लगेगी। तो टोटल 80-85,000 करोड़ की रेवेन्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल से आ रही होगी उस वक्त। तो आप देखो टाटा मोटर का वैल्यूएशन क्या हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम पर टाटा मोटर की मार्जिन भी बहुत शानदार हो गए, कंपनी भी बहुत स्टेबल हो चुकी होगी और इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ही मार्केट शेयर गेन कर चुकी होगी। तो उस टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि टाटा मोटर की जो हम अभी कल्पना कर रहे हैं कि ये शेयर 7 गुना हो सकता है, तो वहाँ से भी काफ़ी आगे निकलने के मुझे चांस दिखाई दे रहे। तो इसी वजह से फ्रेंड्स अगर किसी को यह शेयर
अभी 300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहाँ से पसंद आए तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये शेयर कभी भी 600 रुपये आ सकते हैं, यानी कि अभी जो शॉर्ट टर्म में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड दिक्कतें चल रही है, जैसे ही उसका सॉल्यूशन होगा 1-1.5 महीने में, तो ये शेयर वापस गोली की रफ्तार से ऊपर जाएगा और नए नए हाई बनाता रहेगा लगातार 3 से 4 साल के लिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने भी फ्राइडे को इस शेयर को बाय करने का शुरू कर दिया है।